सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। यूपी बीएड के लिए साथियों एक ऐसा मॉडल पेपर होने जा रहा है जिसमें आप लोग रीजनिंग के, हिंदी के और उसके अलावा सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस देखोगे और कुल मिलाकर यहां पर आप लोग 60 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे बीएड के सिलेबस को कवर किया गया है। इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको लाना हो एक टॉप रैंक में, अगर आपको लाना हो यानी कि एक सरकारी सीट अगर आपको चाहिए हो तो क्लास एंड तक आपको देखना चाहिए। आराम से आपको आपकी एक सीट जरूर मिल जाएगी यूपी बीएड में। तो यहाँ पर पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि तो साथियों बात करिए, भारत का एक सरकारी दस्तावेज होता है और इसको तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। हिंदी में श्वेत पत्र कहते हैं और अंग्रेजी में इसको व्हाइट पेपर कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर बात करें, अगर अपने भारत की बात करें तो गेहूं के मामले में साथियों ये दूसरे नंबर पर है। लेकिन बात करें पहले नंबर पर कौन है, तो चीन जो है ये पहले नंबर पर है। ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है। तो बात करें साथियों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी बीएड में साथियों जहां जहां से यानी कि जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, उन सभी टॉपिक्स को यहां पर कवर किया गया है 60 क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए, तो चौथे नंबर का प्रश्न है कि गंगटोक किस प्रदेश की राजधानी है। तो साथियों अगर बात करें गंगा में क्या फेंके जाते हैं? सिक्के फेंके जाते हैं। ये एक हम लोग ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। तो गंगा में सिक्के फेंके जा सकते हैं। सिक्के से कौन सा शब्द बन रहा है? सिक्किम बन रहा है। तो इस प्रकार ये आपको अब हमेशा याद रहेगा कि गंगटोक किस प्रदेश की राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, यहां पर साथियों आपको बताना है कि भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? रेशम उद्योग को, जूट उद्योग को, सूती वस्त्र को बताने की कोशिश कीजिए। तो जूट उद्योग के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। यानी कि दीनबंधु के नाम से साथियों किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो सी एफ एंड्रयूज को जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया। तो मुगल शासन जो था, इसमें जो मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि अकबर। अब उसके बाद देखिए साथियों के सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। मान लीजिए साथियों ये सूर्य हो गया और ये उसके अलावा चंद्रमा हो गया। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए पृथ्वी आ जाती है तो कौन क्या घटित हो जाता है? तो आपका चंद्र ग्रहण घटित हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर आपको यहां पर ध्यान रखना है कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या घटित होता है? चंद्र ग्रहण घटित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा आपसे पूछी जा रही है, तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है। तो जैसे कि बात करें भारत में, नेपाल में क्या चलता है? रुपया चलता है। उसी प्रकार अमेरिका में कौन सी मुद्रा चलती है? तो वहां पर साथियों डॉलर चलती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, जनहित याचिका निम्न में से किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो जनहित याचिका जो होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको उसके तौर पर एक याचिका वो व्यक्ति भी दायर कर सकता है और कोई अन्य व्यक्ति देख करके उसका शोषण हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो भी दायर कर सकता है याचिका। तो साथियों ये सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है और उच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है, लेकिन जिला न्यायालय में इसको दायर नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ए और बी दोनों ही सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि मिश्रित खेती से क्या अभिप्राय है। मिश्रित खेती से क्या अभिप्राय है? तो जैसा कि बात करें, नाम से यहां पर मालूम पड़ रहा है कि मिश्रित खेती यानी कि एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? मिश्रित खेती कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो कहां पर स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, सहारनपुर में या गोरखपुर में? तो ये परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आपको उत्तर के रूप में क्या लगा देना है? सहारनपुर लगा देना है। यानी कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं और उसके अलावा कई सारे सदस्य भी होते हैं, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने आपको बताया था केंद्र का जो भी अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जो राज्य स्तर पर जो अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति लगभग लगभग राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगले नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो जो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का गठन किया गया, इसकी परिषद का गठन किया गया है, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 279 का ए के तहत किया गया है, ये आप लोग एक बार याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है बंदे के ऊपर? दंगों में इजाफा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है, तो ये भी हो सकती है। नकारात्मक प्रभाव यहां पर पूछा जा रहा है। नैतिकता का पतन हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल होने की संभावना है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अभी तक कितने मूल्य वर्ग के नोट जारी नहीं किए गए हैं? तो साथियों बात करें 500 के भी जारी किए जा चुके हैं, 1000 के भी जारी किए जा चुके हैं, 10,000 के भी जारी किए जा चुके हैं और उसके अलावा लेकिन बात करें 20,000 के जारी नहीं किए गए हैं, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए नहीं बल्कि डी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपको बताना है जहां की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो साथियों क्या इसका राइट आंसर होगा? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो साथियों कब की गई? 1981 में की गई, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि देवा मेला जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि देवा मेला कहां पर लगता है? मथुरा में लगता है, बाराबंकी में लगता है, खीरी से लगता है या महोबा में लगता है? तो साथियों बात करें बाराबंकी में एक मजार है, वारिस पाक की मजार है, तो वहां पर उस मजार पर देवा मेला लगता है, ये ऐसा जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी ने 1919 ईस्वी के सत्याग्रह आंदोलन का निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था 1919 में, तो क्यों चलाया था, किसके विरोध में चलाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों तो यहाँ पर किसके विरोध में चलाया गया था? रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब उसके बाद देखिए कि हिंदी के साथियों प्रश्न शुरू हो चुके हैं, यानी कि 20 ऐसे क्वेश्चंस आपको हिंदी के कराए जाएंगे जिसमें हिंदी को कवर किया जाएगा, यानी कि हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, कौन सा इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग कहाँ पर यहाँ पर गलतियां हैं, तो ये आपका सही गलत हो जाएगा। अगर बात करें वैसे तो प्रमाण होता है, लेकिन जब प्रामाणिक लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी गलत है। प्रामाणिक भी नहीं होता है, ठीक है, प्रामाणिक कह सकते हैं, प्रामाणिक कह सकते हैं या प्रामाणिक कह सकते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाता है प्रमाण, ठीक है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही उत्तर कि साधु माला घुमा रहा है, यानी कि जो यहाँ पर अंडरलाइन वाला शब्द देख रहे हो, क्या ये उचित है? तो ये उचित नहीं लग रहा है इस वाक्य के अनुसार। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साधु माला फेर रहा है या नचाइए, साधु माला फेंक रहा है या साधु माला नचा रहा है या साधु माला नचा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो साधु जो होते हैं वो मालाओं को फेरते हैं, ना कि फेंकते हैं, नचाते हैं, न चलाते हैं। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, यानी कि कहां पर त्रुटि है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। देखिए
सिंपल सा प्रश्न है कि सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, ये सही नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर ने की जगह पर क्या हो जाता, को हो जाता, यानी कि सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। तो त्रुटि कहां पर लग रही है, जहां पर ने होगा। ने क्या यहां पर है, नहीं। यहां पर है, नहीं। ने आपका यहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुहावरों के सही युग्म का आपको चयन करना है, यानी कि इन चारों में से कौन सा सही आपको लग रहा है, ये आप लोग बताओगे। तो आंख में चर्बी छाने का मतलब क्या होता है, घमंड में चूर होना, बिल्कुल सही भाई। यानी कि आंख में चर्बी छा गई भाई, बहुत ज्यादा उसके अंदर घमंड हो गया है। आग लगाना, धोखा देना, ये नहीं कहेंगे भाई। आग लगाने का मतलब ये नहीं होता, भड़काना कह सकते। आंख दिखाने का सुख होना भी नहीं होगा, आग बिछाने गुस्से आना भी नहीं होगा। तो कुल मिला के आपका आंसर जो था वो पहले ही आपको मिल गया था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि जो इंद्रियों से ना जीता जा सके। जो इंद्रियों से ना जीता जा सके उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग अगोचर कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि आपको देखने को लग रही है। तो इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, त्रुटि यहाँ पर कहां पर लग रही है, ये आपको बताना है। बताए भाई, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, यहाँ पर को जा रहे हैं नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, में जा रहे हैं। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ये होना चाहिए। तो जहां पर भाई को लिखा होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों, को यहां पर लिखा हो, नहीं यहां पर मैंने ली, यहां पर को लिखा हो तो यहीं पर त्रुटि है और त्रुटि वाले भाग को ही आपको ज्ञात करना था। तो राइट आंसर आपको मिल चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर एक विलोम पूछा जा रहा है। किस शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, सुमति का यहाँ पर आपसे विलोम पूछा जा रहा है। तो सुमति के विलोम की बात करें, सम्मति होगा, अल्पमति होगा, प्रमति होगा या कुमति होगा। तो सुमति का विलोम क्या हो जाएगा, कुमति हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, तो यहाँ पर जिस प्रश्न का यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल सही उत्तर है। अपने ही कुल का नाश करने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, विभीषण कहते हैं, कुलांगार कहते हैं, कुलीन कहते हैं या कूप मंडूक कहते हैं। इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, तो बात करें साथियों, यहाँ पर जो अपने ही कुल का नाश कर देता है उसको कुलांगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुलांगार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जिनका उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है, यानी कि पाव बारह का होना मतलब इसका क्या होता है। पाव बारह हो गया, ये तो आपने खूब सुना होगा कि जो पाव था, पाव पाव किसको कहते हैं आप सभी को पता, वो पाव बारह हो गया, यानी कि फायदा हुआ भाई, दो तिगना चौगना फायदा हुआ, लगभग लगभग। तो इसको कहा जा सकता है कि खूब लाभ होना अर्थात खूब फायदा होना क्या कहलाता है, पाव बारह होना कहलाता है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहा है। कोई चीज है, मान लीजिए सिलेक्शन है, आप हासिल कर लोगे और बहुत ही जल्द हासिल कर लोगे। यूपी बीएड में एक गवर्नमेंट सीट आप बहुत ही आराम से ले लोगे। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि हासिल शब्द जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर पहले ही मैंने आपको लिखकर दिखा दिया, ये तो हासिल लिखा हुआ है, शाह थोड़ी ना आता है, सा आता है। यहाँ पर शाह लिखा हुआ है, सा आएगा। यहाँ पर सा में बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और हा में बड़े आ का मात्रा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। वह भीख गुजर करता है, यानी कि यहाँ पर खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा, वह भीख फेंक कर गुजर करता है, देकर गुजर करता है, बांट कर गुजर करता है या मांग कर गुजर करता है। तो बात करें साथियों, भीख जो है वो मांगी जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मांग कर गुजर करता है, वह भीख मांग कर गुजर करता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है, यानी कि सिंपल सा है कि स्वीकार का विलोम क्या हो जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि सॉरी, यहाँ पर अस्वीकार का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो अस्वीकार का विलोम क्या होता है, स्वीकार होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो कहीं पर भी स्वीकार नहीं लिखा हुआ है, तो अस्वीकार का विलोम क्या हो जाएगा, अंगीकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंगीकार का मतलब भी होता है एक्सेप्ट करना अर्थात स्वीकार करना। तो अस्वीकार का विलोम आपको ध्यान रखना है, अंगीकार होता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि तीर का आपको पर्यायवाची बताना है। तो साथियों, तीर के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि बात करें, तीर को हम लोग बाण भी कह सकते हैं, तीर को हम लोग शिली मुख भी कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बात करें, तीर को क्या हम लोग क्या सर कहेंगे, बिल्कुल नहीं, तीर को हम लोग शर भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि रिक्त स्थान को भरना है, कश्मीर में विद्रोहियों का विषाद था,
कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था, या विद्रोहियों का कंप था, या विद्रोहियों का त्रास था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बात करें साथियों, जो विद्रोही होते हैं वो आतंक बहुत ही मचाते हैं, तो कश्मीर में जो विद्रोही हैं उनका आतंक ही होगा। तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको क्या बताना है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि जिसके मन में दया का अभाव हो। अभाव का मतलब होता है कोई मतलब होना ही नहीं है, कमी तो दूर की बात है, वो चीज उसके अंदर है ही नहीं, ये हम लोग मान सकते हैं। तो जिसके मन में दया का अभाव हो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि निर्दय व्यक्ति है भाई, ये तो निर्दय कह सकते हैं हम लोग। तो जिसके मन में कोई दया ही नहीं है उसको निर्दय कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी उत्तर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। उसके बाद देखिए कि दिए गए वाक्य के किस भाग में आपको त्रुटि नजर आ रही है, ये आपको बताना है। बताइए, वह तस्करी करते पकड़ा गया, बताइए। चलिए भाई, तो यहां पर क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों, ये जो तस्करी लिखा हुआ है, तस्करी सही शब्द नहीं होता है, बल्कि सही शब्द जो होता है वो तस्करी शब्द होता है। ये यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। तस्करी जो है वो सही शब्द होता है, और तस्करी का मतलब क्या होता है, तस्करी का मतलब होता है चोरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर त्रुटि किस भाग में है, तस्करी वाले भाग में है, तस्करी लिखा होना चाहिए था। तो इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि विष्णु का आपको समानार्थी शब्द बताना है, क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो बात करें साथियों, इसमें से विष्णु का समानार्थी शब्द कौन सा हो सकता है, गोविंद हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो विष्णु का समानार्थी शब्द कौन सा बनता है, गोविंद बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर बिल्कुल प्योर है, यानी कि बिल्कुल शुद्ध है, ये आप सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। बताइए भाई, तो इसमें से कौन सा सही शब्द आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें साथियों कि यहाँ पर जो दशहरा लिखा हुआ है, यहाँ पर दशहरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, दशहरा होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कार्यक्रम लिखा हुआ है, बल्कि होना क्या चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए। तो क्रम आपका इस प्रकार से बनना चाहिए, इसलिए ये भी सही उत्तर नहीं होगा। बात करें जवाब नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सही शब्द जवाब होता है, यानी कि पहले वाह आएगा और उसके बाद बा आएगा। तो नीचे तीनों वाले तो जो है वो इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, लेकिन आराधना की अगर बात करें तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए कि वृद्ध का आपको विलोम बताना है। यहां पर एक शब्द दे रखा है वृद्ध, और इसका आपको बताना है विलोम क्या हो सकता है। तो वृद्ध की बात करें साथियों, विलोम क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो जो इसका शब्द देखिए, शिशु तो हो नहीं सकता, ठीक है, शिशु नहीं हो सकता, किशोर नहीं हो सकता, युवक भी हम लोग नहीं कह सकते। जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो बालक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ये आया हुआ प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर बताया गया था आयोग के द्वारा, वो क्या बताया गया था, बालक बताया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे देखा जाए अगर बालक ना हो तो आप लोग युवक लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कभी वृद्ध आ जाए, बुढ़ा आ जाए, इसका विलोम आपसे पूछा जाए, मान लीजिए बालक ना हो तो युवक भी लगा सकते हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा। जैसे कि बात करें, मान लीजिए यहाँ पर जिसका जन्म शरीर से हुआ है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर अंडज होगा, शरीरज होगा, पिंडज होगा, या पार्थिव होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए भाई। चलिए, शरीर का मतलब यहाँ पर जो है वो गर्भ की बात की गई, यानी कि गर्भ से जिसका जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिंडज कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर बात करें जिसका जन्म अगर शरीर अंडे से हुआ हो तो उसको अंडज कहा जा सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। अगले नंबर का साथियों यहाँ पर प्रश्न देखिए कि लेखक का संबंध अगर कलम से है तो उसी प्रकार का पेंटर का संबंध ब्रश से होगा, शिक्षक का संबंध कक्षा से होगा, सुई का संबंध दर्जी से होगा, या कलाकार का संबंध कैनवास से होगा। तो बात करें यहाँ पर जैसे कि जो लेखक होता है साथियों वो कलम के द्वारा क्या अपना कार्य करता है, यानी कि लिखता है। तो क्या शिक्षक क्या यही काम करता है, तो ये तो भाई नहीं करता है। सुई दर्जी ये भी नहीं होगा। जो सबसे उपयुक्त साथियों इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, पेंटर जो है वो ब्रश से उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि लेखक कलम से काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि YAD लिखा हुआ है, NUS लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से NOOM लिखा है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आ जाएगा।
तो यहाँ पर साथियों समझने की कोशिश करें कि YAD से NUS कैसे बना है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, ये DAY लिखा हुआ है, लिखा होता है YAD, लेकिन ये सही से देखेंगे उल्टी तरफ से तो DAY लिख जाएगा, यानी कि ये डे लिख जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। उसके बाद ये NUS लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, SUN आ जाएगा, यानी कि सन आ जाएगा। उसी प्रकार उल्टी तरफ से इसको शुरू करेंगे तो नोम लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में लिखा क्या है, MOON, मून लिखा हुआ है। तो यानी कि इन सबसे साथियों कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, यानी कि कोई मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें से कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? तो क्या इससे बन सकता है? नहीं बन सकता है। इससे बन सकता है तो ये आपका ऐसे हम लोग कर सकते हैं, NIT आ जाएगा, यहां पर से भी नहीं बन रहा है, यहां पर से भी नहीं बन रहा है। इसको देखते हैं एक बार ट्राई करके, NIGHT, तो ये आपका नाइट बन जाएगा, यानी कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब, और यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? जैसे कि रक्षा करना, सबसे पहले क्या रक्षा करोगे, या दबाव बनेगा, राहत आएगी, वर्षा होगी, या बाढ़ होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें राहत जो है वो सबसे अंत में होगी, पहले ये वर्षा वगैरह होगी, बाढ़ आएगी, फिर रक्षा के लिए लोग आएंगे, राहत सबसे अंत में पहुंचेगी। तो तीसरे नंबर का यानी कि राहत जो है वो सबसे अंत में आ जाएगा, ये आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। ठीक है, राहत सबसे अंत में आ जाएगी। उसके राहत मिलेगी कब, जब रक्षा की जाएगी, जब भी तो राहत मिलेगी। तो यहां पर क्या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रक्षा करना। तो रक्षा करना कौन से नंबर पे है, ये आप लोग देख सकते हो कि पहले नंबर पर है। तो अब जहां पर ऑप्शन में लास्ट में 1 और 3 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं, सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद देखिए, रक्षा कब की जाएगी, पहले तो रक्षा की जाएगी, उसके बाद राहत पहुंचेगी, लेकिन रक्षा की क्यों जाएगी, जब बाढ़ आएगी ना, जब भी तो की जाएगी। तो ये आपका बाढ़ आ गई। ठीक है, बाढ़ आ गई। बाढ़ कब आएगी साथियों, जब वर्षा होगी, जब भी तो क्या होगी, बाढ़ आएगी। और वर्षा कब होगी, जब दबाव बनेगा। क्या बनेगा, जब दबाव बनेगा, ये आप लोग देख सकते हो। तो दबाव का क्या हो जाएगा, दबाव कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है। और वर्षा कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है। बाढ़ कौन से नंबर पर है, 5 नंबर पर है। और बाढ़ के बाद आपका रक्षा करना 1 नंबर पर है, और राहत 3 नंबर पर है। यानी कि 245, 13 कहीं पर लिखा हुआ है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। 243 से 245 और 13, 245 और 13 यहां पर लिखा हो भाई, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, चलिए भाई, कि मान लीजिए पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे कि आप तैरना जानते हैं और किसी तालाब के किनारे से गुजर रहे हैं, अचानक आप किसी डूबते बच्चे की चीख सुनते हैं, तो आप क्या करेंगे? किसी व्यावसायिक तैराक की खोज करने लगेंगे? बिल्कुल नहीं, उसे बचाने के लिए तालाब में कूदेंगे, या रुककर किसी अन्य व्यक्ति की राह देखेंगे? बच्चे के माता पिता को सांत्वना देंगे? नहीं भाई, उसे बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे तैराक हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही उत्तर। यहां पर साथियों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे अलग है, यानी कि कौन सा सबसे विषम है, ये आप लोग एक बार बताएंगे। तो यहाँ पर आपको साथियों स्क्वायर याद होंगे, ठीक है, वर्गमूल वगैरह सब आपको लोग जानते होंगे। तो बात करें 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है 625। उसके अलावा अगर बात करें 2401 किसका स्क्वायर है, तो 49 का स्क्वायर है 2401। ठीक है भाई, 1296 किसका स्क्वायर है, 1296 साथियों 36 का स्क्वायर है। लेकिन बात करें 512 की, तो ये तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का ये क्यूब है, 8 का घन है। तो सबसे जो अलग होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला। उसके बाद देखिए साथियों के ACE BDF GIK, उसके बाद आपको कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें साथियों, ए से सी हो गया, कितना बड़ा है यहाँ पर, ए बी, ठीक है, बी को छोड़ दिया गया, सी के बाद डी को छोड़ दिया गया यहाँ पर। उसके बाद बी के बाद सी को छोड़ दिया गया, डी के बाद साथियों ई को छोड़ दिया गया है। तो एक एक यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, ये आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, उसके बाद जी को छोड़ के जी एच को छोड़ दिया गया है। ठीक, आई के बाद छोड़कर आई के बाद आपका जे को छोड़ दिया गया, फिर के आ गया है। तो कुल मिलाकर साथियों यहाँ पर बात करें, इसका एक और भी तरीका हो सकता है करने का, जैसे कि मुझे समझ में आ गया। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, आप लोग खुद भी देख पा रहे होगे कि ए से बढ़कर बी हो गया,
सी से बढ़कर डी हो गया और ई से बढ़कर एफ हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर जी से बढ़कर क्या हो जाएगा साथियों, जी से अगर एक जोड़ेंगे तो जी के बाद एच आता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। आई की अगर बात करें तो आई के बाद साथियों जे आता है और के बाद क्या आता है, के बाद एल आता है। तो क्या एच जे एल कहीं पर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, एच जे एल ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसका प्रश्न है कि 30 है, 28 है, 23 है, 21 है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल से साथियों यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, 30 से 28 हुआ है, यानी कि -2 की यहाँ पर घटोतरी हुई है, तो -2 यहाँ पर हुआ है। 28 से अगर बात करें, यहाँ पर 23 जो हुआ है, यहाँ पर -5 किया गया, यानी कि 28 में से 5 घटाया गया है। 23 से जो 21 हुआ है, यहाँ पर साथियों -2 हुआ है। तो आप एक सीरीज देख रहे हो कि ऊपर चलती चली आ रही है। पहले -2 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर से -2 हुआ, तो फिर से जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और -5 करने पर क्या आता है भाई, -5 अगर हम लोग करेंगे तो 16 यहाँ पर आएगा। तो अगर ऑप्शन में 16 उत्तर होगा किसी रूप में, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई 16 तो ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए कि अगले नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को आपको चुनना है जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस शब्द जो लेटर जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे कि टीयर की बात करें, यानी कि TEAR की बात करें, तो टी यहाँ पर है, ई है, ए है, आर है। तो ये शब्द तो बनाया जा सकता है इन शब्द की मदद से। बी की बात कर लेते, MEAN, तो एम यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, उसके बाद ए यहाँ पर है आपका ए, और एन यहाँ पर है, तो ये शब्द भी बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो RAGE लिखा हुआ है, आर है, बिल्कुल है, ए भी है, जी भी है और ई भी है, यानी कि ये तीनों बनाए जा सकते हैं। RACE की अगर बात करें तो आर कहाँ पर गया, आर ये आपका हो गया, ए ये हो गया, उसके बाद सी का यहाँ पर है भाई, ई तो मिल गया, सी नहीं है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो डी ऑप्शन नंबर डी में है रेस शब्द, ये नहीं बनाया जा सकता है इसकी मदद से, तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए और पीले को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होगा? दूध का रंग होगा सफेद, और सफेद को यहाँ पर क्या कहा जाता है? सफेद को पीला कहा गया है, तो पीला आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, कि जिस प्रकार गोवा संबंधित है पणजी से, यानी कि बात करें गोवा की राजधानी पणजी है, उसी प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गोवा की राजधानी है पणजी, लेकिन बात करें साथियों यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है तो बताने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो कुछ नहीं कहा गया है, सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्लस के लिए गुणा है, यानी कि प्लस की जगह पर गुणा लगाना है, माइनस की जगह पर भाग लगाना है और गुणा की जगह पर माइनस लगाना है, भाग की जगह पर प्लस लगाना है। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं साथियों, 24 हो जाएगा ये, उसके बाद यहाँ पर 74 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला साइन कौन सा है, प्लस का है, यहाँ पर कहा गया है कि प्लस की जगह पर एक गुणा का निशान लगाना है, तो सिंपल सा हमने प्लस की जगह पर गुणा का निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर माइनस का निशान है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है साथियों, माइनस के लिए भाग का इस्तेमाल करना है, तो माइनस की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, भाग का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर गुणा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो गुणा के लिए क्या कहा गया है कि गुणा के लिए माइनस लगाना है, तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और भाग के लिए साथियों क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। इतना आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 4 की भाग हो रही है 74 से, तो हम 2 से कट करें। देखिए अगर हम इसको 2 से कट करेंगे, इसको 2 से कट कर लेंगे, जो बाकी का 2 बचेगा, 2 को इससे कट कर लेंगे,
ये आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 एकम 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 आ जाएगा। फिर ये जो 2 बचेगा, इस 2 से आपका ये कट जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू 37 आ जाएगा। तो 12 इंटू 37 आपका ये हो गया, ठीक है। फिर माइनस करके अगर हम लोग करेंगे 5 में से कितना आ जाएगा, 5 में माइनस लगा है, बड़ी संख्या में माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। इन दोनों की साथियों गुणा करके क्या आ जाएगा, ये तो सब कट हो गया साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। क्या था भाई, 26 था, गुणा करके क्या था, गुणा करके 74 था। उसके अलावा यहाँ पर जब 4 से भाग की गई थी, यानी कि 4 से हमने भाग की थी, तो इसको एक बार 2 से काट लिया, यानी कि 2 दूना 4। यहाँ पर आपका आएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। फिर 2 को हम इससे काट लेंगे तो आपका 13 आ जाएगा, यानी कि 13 इंटू 37 सवाल था, ये क्या होता है। तो 13 इंटू 37 आपका जो होता है वो कितना होता है, 13 पंजे 65, 13 छंग 68, 13 सत्ते 91 आपका आ जाएगा, और 13 13 कम 26 39 आपका आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 481 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बन रहा था, यहाँ पर लगभग बन रहा था -5 प्लस 2 बन रहा था। तो -5 प्लस 2 आपका -3 हो जाएगा, यानी कि इसमें से -3 होगा। तो अब साथियों यहाँ पर क्या बच जाएगा, जाहिर सी बात है 478 बच जाएगा। 481 में से 3 माइनस जाएगा, तो 478 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हो, तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। उसके बाद आपको बताना है क्या यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर साथियों कितना प्लस किया गया है, 3 प्लस किया गया है। यहाँ पर भी 3 प्लस, यहाँ पर भी 3 प्लस, यहाँ पर भी 3 प्लस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 3 प्लस करेंगे 21 आ जाएगा। और 21 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर आप लोग देखकर बताएंगे क्या इसका सही उत्तर हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए लिख लिया, ठीक, और यहाँ पर आपको लगा लिया डॉट 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 करके, ठीक है, लंबे तक यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर जेड लिख लिया। लेटर 26 होते हैं, आपको पता है कि दाएं से बोला जा रहा है, यानी कि इधर से शुरुआत करेंगे तो जेड 1 हो गया, वाई 2 हो गया, इस प्रकार से। अब हम पूरा नंबर लेटर सारे थोड़ी ना लिखेंगे, हम लोग सिंपल सी बात क्या करा लेते हैं, मान लीजिए 18वें नंबर पर पहुंचना है दाएं से, तो हम 27 में से कराते हैं -28 को। अगर मान लो कभी आपको पूछा जाए कि दाएं से 15वें नंबर पर, तो 27 में से 15 माइनस करा लेंगे, सिंपल सी बात है। तो 17 में से साथियों 8 जाएगा तो 9 बचेगा, बस सिंपल सी 9 ही बचेगा। तो अब आपको यहां पर देखना है कि 9वें नंबर पर साथियों यहां पर क्या होता है। तो 9वें नंबर पर क्या होता है, 9वें नंबर पर तो आई आती है, आप सभी लोग जानते होंगे। 9वें नंबर पर क्या आता है, आई आती है, ठीक है, यहाँ पर आई आ गई। तो 18वें अक्षर के यानी कि आई के दाएं सातवां, अब दाएं इधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा, सातवां पूछा जा रहा है, तो इस 9 में 7 हम जोड़ देंगे, और 9 और 7 कितना हो जाता है साथियों, 16 आ जाता है। और 16वें नंबर पर क्या होता है, पी होता है। तो पी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, यानी कि सोना है, आभूषण है, अयस्क है, खदान है, या प्रक्रिया है। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे कि सोने से आभूषण बनाया जाता है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वो 1 और उसके बाद 2 लिखा होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ कहाँ है, ऐसा यहाँ पर है और यहाँ पर है। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में भी, ऑप्शन नंबर डी में भी है, ठीक है। तो या तो ए होगा, या आपका बी होगा, या आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज बना लेते हैं क्या, कि सोने से आपका क्या बन जाएगा, सोने से आपका बन जाएगा आभूषण। तो हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, सोने से आपका बन गया आभूषण, ठीक है। लेकिन सबसे पहली जो बात होती है खदान में, यानी कि खदान यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा साथियों, खदान। तो खदान कहाँ पर, कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है। तो 4 नंबर पर अब तो या तो ये उत्तर होगा या तो ये उत्तर होगा, ठीक है। अब खदान के बाद साथियों क्या होता है, अयस्क होता है, ठीक है भाई, अयस्क हो जाएगा। अयस्क के बाद प्रक्रिया शुरू की जाती है, यानी कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद सोने को आभूषण में बदला जाएगा। तो प्रक्रिया कौन से नंबर पर, देखिए खदान आपकी चौथे नंबर पर हो गई, अयस्क आपका तीसरे नंबर पर हो गया, प्रक्रिया आपकी 5वें नंबर पर हो गई, सोना आपका पहले नंबर पर हो गया, और आभूषण आपका दूसरे नंबर पर हो गया। यानी कि 435 और 12 कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता है। चलिए भाई,
अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि यदि नीले को लाल कहा जाए, लाल को काला कहा जाए, काले को पीला कहा जाए और पीले को हरा कहा जाए, हरे को सफेद कहा जाए, सफेद को नारंगी कहा जाए, तो बाल का रंग कैसा होगा? बाल का रंग साथियों काला होता है। बाल का रंग काला होता है और इतना जानते हैं कि काले को यहाँ पर क्या कहा गया है? देखते हैं भाई काले को क्या कहा जाए? काले को पीला कहा गया है। तो पीला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि उस आरेख का आपका चयन करना है कि जो नीचे नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध का निरूपण करे। तो विज्ञान की बात चल रही है यहाँ पर, विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान जो होती है, भौतिक और रसायन विज्ञान जो होती है, ये विज्ञान के अंतर्गत ही तो आती है। यानी कि ये हो जाएगी आपकी भौतिक विज्ञान, ये हो जाएगी आपकी रासायनिक विज्ञान। तो ऐसा साथियों कहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होगे? यहाँ पर तो मुझे ऑप्शन नंबर ए ऐसा दिख रहा है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए भाई। तो जैसे कि बात करें यहाँ पर 7 को क्या कहा गया है? 7 से 24 हो गया है, तो उसी वही संबंध आपको बताना है। तो कुल मिला के बात करें 7 से 24 कैसे बना है? तो मेरे ख्याल से शायद 7 तियाँ 21 हो जाएगा, लेकिन कम पड़ रहा है, चलिए 3 प्लस कर देते हैं। तो ऐसा लॉजिक यहाँ पर बनेगा कि 11 तियाँ 33 होता है, 49 तो बहुत दूर हो जाएगा। 23 तियाँ की बात करें, 23 तियाँ कितना होता है साथियों? आप सभी लोग जानते हैं 3 तियाँ 9 और आपका 6 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और अगर इसमें 3 प्लस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहाँ पर साथियों ये 61 यानी कि लगभग 60 प्रश्न थे आपके यूपी बीएड एग्जाम के लिए, जिसमें आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, उसके अलावा हिंदी के और सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस करवाए गए। आप सभी की यानी कि आप सबको एक गवर्नमेंट सीट दिलाने के लिए क्लासेस आपके लिए शुरू की गई हैं, तो आप सभी लोग इन क्लासेस को सपोर्ट कीजिए। यानी कि जिनका भी यूपी बीएड का एग्जाम लगा हो, आपके जानने वाले हों, आपके दोस्त हों, मित्र हों, तो उन सभी लोगों को ये क्लास आप सभी लोग जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला हुआ है, तो कमेंट करके बताएंगे क्लास में क्या कमी है या क्लास आपको कैसी लगी। तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।